रूसो ब्रदर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद भी मार्वल में वापस आएंगे। फेज 7 की एवेंजर्स मूवी के बारे में अभी से ही बातें शुरू हो गई हैं और प्ले स्टेशन ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली, खुद को लीगल पंगे में फंसाकर। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज़ के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स, कुछ खतरनाक इनसाइडर अपडेट्स के साथ। तो इस हफ्ते की सबसे पहली खबर की शुरुआत एक गुड न्यूज से करते हैं। तो डेडलाइन से बात करते हुए रूसो ब्रदर्स से पूछा गया कि क्या फेज 6 के बाद इन फ्यूचर हम उन्हें वापस मार्वल में देख सकते हैं और भी मूवीज बनाते हुए। तो इस पर जवाब देते हुए एंथनी रूसो ने काफी कुछ कहा, पर उन्होंने एक डेफिनेटिव आंसर नहीं दिया। एंथनी रूसो के हिसाब से जब उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एवेंजर्स एंड गेम बनाया तो वो उनका चौथा मार्वल प्रोजेक्ट था, और जिस विजन को उन्होंने कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी से शुरू किया था वो एवेंजर्स एंड गेम के साथ कंप्लीट हो चुका था। पर अब जब वो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए साथ आए हैं तो ये दोनों ही मूवीज आपस में मिलकर एक कंप्लीट आर्क बना देती है। तो इन फ्यूचर उनके पास वापस आने के सर्टेन चांसेस हैं, पर एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट के लिए ये कह पाना मुश्किल है। तो एंटनी रूसो की बातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है दोस्तों कि रूसो ब्रदर्स मार्वल में जरूर वापस आते रहेंगे, क्योंकि उनके टैलेंट का जो आउटपुट उन्हें मार्वल में दिखा है वो अनफॉर्चुनेटली मार्वल के बाहर तो नहीं दिखा। टीवी की दुनिया में रूसो ब्रदर्स अपने झंडे हमेशा गाड़ते आए हैं। अरेस्टेड डेवलपमेंट और कम्युनिटी से इन भाइयों ने अपना सिक्का जमाया था। पर नॉन मार्वल मूवीज की बात करें तो 2021 की चेरी, जिसमें टॉम हॉलैंड थे, वो 37% रेटिंग के साथ फ्लॉप हो गई। द ग्रे मैन 45% रेटिंग पर ही सिमट गई, और उनकी हाल फिलहाल 2025 में आई द इलेक्ट्रिक स्टेट डिजास्टर साबित हुई। 18% का रोटन टमाटो स्कोर है इसका। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स उन्हें क्लियर हिंट दे रहे हैं कि मार्वल ही एक ऐसा ग्राउंड है उनके लिए जहां उनकी मेहनत हमेशा रंग लाती है, और उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए। अब हमारी अगली खबर सभी स्पाइडरमैन फैंस का दिल खुश कर देगी। तो अगर आप हमारे न्यूज़ सेगमेंट को फॉलो करते आए हो तो हमने आपको बताया था कि किस तरह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस एकदम ऑफ द चार्ट्स जा रहे हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो इनिशियल नंबर्स भी इस मूवी के फुल हाइप को जस्टिफाई नहीं कर रहे दोस्तों। जी हाँ, तो अभी बॉक्स ऑफिस प्रो ने एक नए आंकड़े जारी किए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ब्रांड न्यू डे अपने ओपनिंग वीकेंड में ही डोमेस्टिकली 230 से 250 मिलियन डॉलर्स की कमाई कर सकती है। और ध्यान देना दोस्तों, ये नंबर डोमेस्टिक के हैं, यानी सिर्फ अमेरिका की बात हो रही है। तो वर्ल्ड वाइड का आंकड़ा आप सोच ही सकते हो कि कहां जाएगा। खैर, ये कितना इंप्रेसिव है वो बताने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन नो वे होम जब रिलीज हुई थी तब वो डोमेस्टिकली अपने ओपनिंग वीकेंड में 260 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, यानी कि ब्रांड न्यू डे एकदम नो वे होम के नक्शे कदम पर चल रही है। तो आप सबको क्या लगता है दोस्तों कि क्या ब्रांड न्यू डे 1.5 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस कर पाएगी अगर हम 1.9 बिलियन ना भी सोचे तो? अब हमारी अगली खबर कुछ ऐसी है जिसका आपको क्या, हमें खुद भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये खबर जुड़ी है एवेंजर्स 7 से। जी हाँ दोस्तों, ये फेज 6 के बाद शुरू होने वाले रीबूटेड एमसीयू के एवेंजर्स मूवी की न्यूज़ है। तो एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए एक रूमर रिपोर्ट सामने रखी गई जिसका दावा इंडस्ट्री इनसाइडर जेम्स मैक ने किया है। इस दावे के हिसाब से फ्यूचर एवेंजर्स मूवी आएगी और इस मूवी का नाम होगा एवेंजर्स जजमेंट डे, और इसकी कहानी बेस्ड होगी 2022 में आई एक्स जजमेंट डे कॉमिक स्टोरी लाइन के ऊपर। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक्स जजमेंट डे स्टोरी लाइन में कहानी मेनली एवेंजर्स, एक्समैन और एटर्नल्स के बीच चल रही होती है, जहां ये तीनों ही फैक्शंस एक दूसरे के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर वहीं एक अनफॉर्चुनेट सेलेस्टियल अराइवल की वजह से अर्थ को 24 घंटे दिए जाते हैं खुद की वर्दीनेस को प्रूव करने के लिए, वरना अर्थ को इरेज कर दिया जाएगा। वहीं इसी दौरान एटर्नल्स और एक्समैन आपस में भिड़ जाते हैं और ये कन्फ्लिक्ट एक ऑल आउट वॉर ना बन जाए, इस वजह से एवेंजर्स को भी इस कन्फ्लिक्ट में कूदना पड़ता है। अब मैं सही बताऊं तो ये रूमर रिपोर्ट न्यू नहीं है, ऐसी रिपोर्ट्स कई समय पहले भी आई थी। प्लस अगर ऐसा कुछ मार्वल बनाने की तरफ जा रहा है तो ये एमसीयू की सबसे पहली कॉस्मिक कन्फ्लिक्ट होगी, वो भी लार्ज स्केल पर। वही जेम्स मैक के हिसाब से एमसीयू इसी मूवी के थ्रू शियार एम्पायर को भी इंट्रोड्यूस करेगी, और ऑनेस्टली इस तरह की रिपोर्ट पर इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं करना चाहिए। पर देखा जाए तो ये स्टोरी लाइन वाकई बहुत अच्छी है एटर्नल्स और सेलेस्टियल्स को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि आरिशम अर्थ को भूल जाए ऐसा हो नहीं सकता। वैसे हमने इस बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। अब हमारी अगली खबर एमसीयू के एक्समैन रीबूट से है, जहां एक कास्टिंग रूमर सामने आई है। तो इसी हफ्ते पहले इंडस्ट्री इनसाइडर माई टाइम टू शाइन, फिर जेफ स्नाइडर और फिर जेम्स मैक, तीनों ने ही इस रूमर रिपोर्ट को दिया, ये बताते हुए कि मार्वल ने एक्ट्रेस ओडेसा आजियन को रोक के रोल के लिए कास्ट करने का सोचा है। अब तीन इनसाइडर एक ही बार में सेम एक्ट्रेस की रिपोर्ट अगर दें तो लोगों के कान तो खड़े हो ही जाते हैं, और ये रूमर एक्समैन से रिलेटेड चौथी कास्टिंग रूमर है जो सामने आ चुकी है। रोक के रोल के अलावा जो
दूसरी कास्टिंग रूमर्स है वो है सिडनी स्वीनी एमा फ्रॉस्ट के रोल के लिए, पीटर क्लेफी बीस्ट के रोल के लिए और सेडी सिंह जीन ग्रे के रोल के लिए। अब जनरली ऐसे इनसाइडर कास्टिंग रूमर्स पर हम खुद कहते हैं कि इन्हें थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना, पर चूंकि जेफ स्नाइडर खुद पहले वैरायटी और द रैप के रिपोर्टर रह चुके हैं तो उस वजह से शायद इस बार रोग वाली अपडेट सच हो। अब हमारी अगली खबर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से है, जहां मूवी के प्लॉट से रिलेटेड कुछ ऐसे अपडेट सामने आए हैं जो हमें सेडी सिंह के कैरेक्टर के बारे में एक क्लियर पिक्चर दे सके। तो सबसे पहले पेट्रियन पर डैनियल रिकमैन ने अपडेट देते हुए बताया कि ब्रांड न्यू डे में पीटर और सेडी सिंह के कैरेक्टर दोनों ही वीमैक्स नाम की किसी चीज की तलाश में होंगे। अब इस रिपोर्ट के बाद कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज ने भी इस इनसाइडर इन्फो को सपोर्ट किया, पर तुरंत ही लोगों की तरफ से रिप्लाई आया कि ये किस तरह का इनसाइडर रिपोर्ट है, क्योंकि वीमैक्स तो एक थिएटर फॉर्मेट होता है। तो इस पे एलेक्स पेरेज ने रीट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें भी पता है कि वीमैक्स एक थिएटर फॉर्मेट होता है, पर वो नाम नहीं बता सकते, पर ऐसा ही कुछ मटेरियल होगा जो टूम्बस्टोन के पास होगा और पीटर और सेडी दोनों ही उसके पीछे पड़े हुए होंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मटेरियल क्या हो सकता है, किसी तरह का नशा, किसी तरह का सुपर ह्यूमन सीरम, या फिर आप सब भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, ये मटेरियल हो ना हो वेनम है। क्योंकि अगर इस मटेरियल का कोड वर्ड वीमैक्स है तो क्या ये वी वेनम का हो सकता है। अब हमारी अगली अपडेट डीसीयू से है और सच कहूं तो ये अपडेट जानकर आप हैरान होने वाले हो, क्योंकि अब जेम्स गन वही बन गए हैं जिसके लिए एक वक्त पर वार्नर ब्रोस को गालियां पड़ती थी। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा सुपर गर्ल के बॉक्स ऑफिस नंबर से, क्योंकि इस मूवी की फेलियर डीसीयू के गहरे काले राज को खोल रही है। तो मूवी अभी करंटली वर्ल्ड वाइड सिर्फ $108 मिलियन ही कमा पाई और इस वजह से स्टूडियो को फिलहाल सॉलिड $150 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अब इस वजह से लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि ये मूवी इतनी गंदी कैसे फेल हुई, और जब राज सामने आना शुरू हुए तो अब सब दंग रह गए हैं। तो 3 जुलाई को द हॉलीवुड रिपोर्टर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर उन्होंने क्लेम किया कि वार्नर ब्रोस को ये पहले से पता था कि सुपरगर्ल बॉक्स ऑफिस पर क्रैश कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, पहले से पता था। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मूवी तो पिछले साल मई में ही शूट हो चुकी थी, पर स्टूडियो के अंदर एक के बाद एक कन्फ्लिक्ट शुरू हुए और वो भी जेम्स गन और मूवी के डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी के बीच में। ये कन्फ्लिक्ट्स मेनली क्रिएटिव टेक्स को लेकर थे, पर जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट था वो था मूवी का म्यूजिक और उसका क्लाइमैक्स। तो द हॉलीवुड रिपोर्टर के हिसाब से सुपरगर्ल की एक नहीं बल्कि मल्टीपल टेस्ट स्क्रीनिंग्स कराई गई थी और हर बार इस मूवी का म्यूजिक सबसे वीक पॉइंट बन रहा था। वहीं क्लाइमैक्स के म्यूजिक को लेकर तो जेम्स गन और क्रेग गिलेस्पी एकदम आमने सामने आ चुके थे और फिर माहौल कुछ ये था कि फिल्म मेकर पॉल मूर और रिपोर्टर डैन मार्कस, जिन्होंने टेस्ट स्क्रीनिंग्स अटेंड की थी, उन्होंने बताया कि क्रेग गिलेस्पी कट सुपरगर्ल थिएट्रिकल कट से अलग था। वहां पर कारा के क्रिप्टॉन वाले ज्यादा सीन्स थे, कारा और रूथी के कन्वर्सेशन के ज्यादा सीन थे और इनफैक्ट क्रेम के भी ज्यादा सीन्स थे, जो कि फाइनल कट में सब हटा दिए गए। वहीं मूवी के क्लाइमैक्स म्यूजिक के लिए भी जो डिसीजन जेम्स गन ने लिया था वही रखा गया और क्रेग गिलेस्पी की मूवी जो कि थिएट्रिकल रन टाइम से 11 मिनट लंबी थी उसे चेंज कर दिया गया। पर अब क्योंकि मूवी बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी पिट चुकी है तो लोग कंफ्यूज्ड हैं कि क्या सुपरगर्ल जो पहले से इतनी वीक मूवी थी उसमें और 11 मिनट के सीन उसे बेहतर बना पाते। पर इन सब के बाद ये तो सामने आ चुका है कि डीसीयू में भी क्रिएटिव फ्रीडम बस नाम की है दोस्तों, अंत में होगा वही जो बड़े साहब चाहेंगे। प्ले स्टेशन के लिए इस हफ्ते न्यूज आई कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। हाल फिलहाल फैंस ने बवाल मचा दिया जब सोनी ने अनाउंस किया कि वो न्यू गेम्स के लिए फिजिकल PS5 डिस्क का प्रोडक्शन जनवरी 2028 से बंद कर देंगे। पर जहां अभी तक फैंस गुस्से में हैं, वहीं अब सोनी के आगे एक लीगल प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। नेदरलैंड्स के एक कंज्यूमर ग्रुप ने सोनी के अगेंस्ट $457 मिलियन का लॉसूट फाइल किया है और आर्ग्यूमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, अभी अगर प्ले स्टेशन स्टोर पर कोई गेम महंगी है तो आप फिजिकल डिस्क खरीद सकते हो, सेकेंड हैंड गेम ले सकते हो या गेम को कंप्लीट करके उसको रीसेल करके अपने कुछ पैसे रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर सोनी फिजिकल डिस्क ही हटा देता है तो गेमर्स के पास गेम खरीदने के लिए बेसिकली सोनी का अपना प्ले स्टेशन स्टोर ही बचेगा, जहां डिजिटल सेल्स पर सोनी अराउंड 30% कमीशन लेता है। अब यही सोनी पर आरोप लगा है कि ऐसा करने पर उनकी मोनोपोली हो जाएगी मार्केट पर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले जब सोनी पर मोनोपोली के एलिगेशंस लगते थे तो सोनी फिजिकल और सेकेंड हैंड गेम मार्केट को दिखाकर बोल सकता था कि भाई मार्केट में कंपटीशन तो है, लेकिन अब डिस्क को खत्म करके सोनी टेक्निकली अपने ही लीगल डिफेंस कमजोर कर रहा है। मतलब जिस फिजिकल मार्केट को सोनी कभी अपनी मोनोपोली ना होने का प्रूफ बता सकता था, अब उसी मार्केट को सोनी खुद खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है। अब कुछ अपडेट्स फ्लैश की स्पीड में। एवेंजर्स डूम्सडे का कैरेक्टर इलस्ट्रेशन सामने आया इस हफ्ते, जो कि सीधे
सीधे कुछ लीक्स को सच साबित कर चुका है। इसमें आपने लोकी को देखा डूम के नीचे। डीसी स्टूडियोज को लेकर रूमर सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक पॉइजन आइवी स्पिन ऑफ सीरीज पर काम चल रहा है जो कि मैट रीव्स के द बैटमैन यूनिवर्स का पार्ट होगी। ब्लैक पैंथर 3 के लिए रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये मूवी एक नए म्यूटेंट को इंट्रोड्यूस करेगी एमसीयू में। तो दोस्तों ये थी सुपर न्यूज इस हफ्ते की। अभी आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से रूसो ब्रदर्स को कौन सी मार्वल मूवी डायरेक्ट करनी चाहिए। अगली एवेंजर्स मूवी के एटर्नल से कनेक्ट करने का आइडिया आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि सुपर गर्ल की कम कमाई के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। हमने अपनी सारी कॉमिक वीडियोस को मेंबर्स ओनली से हटाकर सबके लिए फ्री कर दिया है, तो अभी जाओ और देखो वर्ल्ड वॉर हल्क। तो थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।